दोनों सम करेंगे तो अब ये सम वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब टोटल डेल्टा एच क्या हो जाएगा, तो डेल्टा जी भी क्या होगा, और ये कंपाउंड पानी में जाके, हाँ सही आंसर है आयनिक, सही आंसर है आयनिक, क्योंकि हमको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना था पहले, फिर कंपेयर करना था। हाँ सही आंसर है आयनिक। अच्छा अभी बीच में आवाज आई थी बीच में कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी तो दिया ही नहीं है, डाटा ही अधूरा है। जब डाटा ही अधूरा है तो आप कैसे कर सकते हैं आयनिक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी तो चाहिए थी और वो आपने बताया ही नहीं। तो जवाब, यदि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू बताई जाएगी तो बताओ पॉजिटिव रहेगी कि निगेटिव में रहेगी, निगेटिव में रहेगी। तो यदि उस निगेटिव वैल्यू को हम यहाँ पर शो कर दे, ठीक है, वो नेगेटिव वैल्यू भी हम यहाँ दिखा दे मान लो, तो ऐसे केस में तुम 3 से मल्टीप्लाई ना भी करो, 3 से मल्टीप्लाई ना भी करो, इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू निगेटिव इसमें ऐड कर दो तो ये वैल्यू इससे बड़ी हो जा रही है। तो मतलब तुम गलती भी कर रहे हो तो भी आंसर आ जा रहा है। बोलो, तुमको जबकि 3 से मल्टीप्लाई करके निकालना था और तुमने मल्टीप्लाई नहीं किया, गलती किया और केवल इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू बताने से जोड़ दिया तुमने, तो ये तीनों की सम वैल्यू इससे बड़ी हो जा रही है, मतलब आंसर गलती करते हुए भी आ जा रहा है। तो एग्जामिनर ने समझदारी का काम क्या किया कि इस वैल्यू को ही हटा दिया ताकि तुम गलती करो। नहीं समझ में आया? तो इसलिए जानबूझ के इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डाटा छिपाया गया था। हाँ बोलो, समझ में आया? बस इतना समझ लो कि कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड आयनिक तभी होगा जब इन दोनों एनर्जी का सम टोटल आयन एनर्जी से बड़ी होनी चाहिए। तो ये भी क्लियर हो गया कि बॉन्डिंग का नेचर मीडियम पर भी डिपेंड करता है। ये नहीं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव के अलावा मीडियम पर भी डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कहाँ है, हवा में है कि पानी में है। अच्छा कोई गैस है सॉलिड कर दो, किसी भी गैस को तुम सॉलिडिफाई कर दो, उसकी बॉन्डिंग बदल जाएगी। जैसे देखो PCl5 गैसेस स्टेट में कोवेलेंट होता है, PCl5 गैसेस स्टेट में क्या होता है, कोवेलेंट, और सॉलिड स्टेट में ले जाओ तो आयनिक हो जाता है। और जब आयनिक होता है तो इसका कैटायन होता है PCl4 प्लस PCl6 माइनस। इसका मतलब ये सॉलिड स्टेट पे बॉन्डिंग बदल गई, गैसेस स्टेट बॉन्डिंग कोवेलेंट थी। तो बॉन्डिंग मीडियम पर भी डिपेंड करता है, केवल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पर नहीं, मीडियम भी देखा जाता है वहां पर। चलो ये हो गई सॉल्वेशन का रोल, क्या क्या रोल है सॉल्बिलिटी में और नेचर ऑफ बॉन्डिंग में। हाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्यारी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हेडिंग दो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हाँ इसमें 2 जनरल केस आता है, 2 जनरल केस है, वो है पैरा और डाया। पैरा मैग्नेटिक, जो कि जनरल केस है। इसको जनरल में हम केस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमको मॉलिक्यूल की किसी भी अवस्था मिल सकती है, वो गैस हो चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, किसी भी अवस्था में हमें ये प्रॉपर्टी मिल सकती है। मतलब ये जनरलाइज केस हो गया। हाँ स्पेशल केस जो कि केवल सॉलिड में ही मिलेगी, लिक्विड गैस के स्टेट में नहीं मिलेगी, वो है फेरो मैग्नेटिक, एंटी फेरो मैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक। ये प्रॉपर्टी स्पेशल प्रॉपर्टी है जो कि हमें केवल सॉलिड स्टेट में ही मिलेगी। मतलब इसके बारे में जानकारी हासिल करना है तो उनको सॉलिड स्टेट के चैप्टर में मिल जाएगा। ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है कि उसमें फेरो, एंटी फेरो और फेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये प्रॉपर्टी तुमको किसी भी अवस्था में मिल सकती है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो मतलब इसके एग्जाम्पल ज्यादा है, इसके एग्जाम्पल कम है। तो जिसके एग्जाम्पल ज्यादा है पहले वो कवर करते हैं, पैरा और डाया।
हाँ, किसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक? हाँ, जिसको मैग्नेटिक फील्ड के पास ले जाओ तो अट्रैक्ट हो जाए, जो मैग्नेट के पास ले जाने पर अट्रैक्ट हो जाए वो पैरा, और जो रिपेल हो जाए, नोट करो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, जबकि डायमैग्नेटिक क्या होगा? रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड, रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड। Diametric substance are repel in magnetic field. ठीक है, पैरा अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में और डाया क्या होगा? रिपेल होगा। अब मेरे सामने कोई ऑप्शन दे दे चार्ट हो ABCD करके पेपर में और पूछे कौन पैरा और कौन डाया, तो हम कैसे चेक करें? क्या ऑप्शन के सामने मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएंगे? कौन सा ऑप्शन अट्रैक्ट होता है? नहीं। तो पेपर पे क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए हैं, हम कैसे जाने कि पैरा है कि डाया? आगे पैरामैग्नेटिक खोलने का कंसेप्ट क्या है? हाँ, सही बोला, उसमें अनपेयर्ड। अच्छा, ये अनपेयर्ड टर्म कहाँ हो सकता है? किसी एटम में, या किसी आयन में, या किसी मॉलिक्यूल में, या किसी कंपाउंड में, या किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, या सॉल्यूशन में, कहाँ हो सकता है? जवाब कहीं भी हो सकता है। ये अनपेयर्ड कहीं भी हो सकता है, किसी भी अवस्था में हो सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैस हो, कहीं भी हो सकता है। कहीं भी अनपेयर्ड है तो पैरा, और नहीं है तो, समझ में आया? नोट करो, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, paramagnetic behavior due to presence of unpaired electron, due to presence of, due to presence of unpaired electron in atom, in atom, atom, ion, molecule, compound, complex compound, and in solution। वो अनपेयर्ड कहीं भी हो सकता है, किसी एटम में, किसी आयन में, किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यहाँ तक कि सॉल्यूशन में भी फ्री फॉर्म में वो अनपेयर्ड रह सकता है तो पैरा, और नहीं है तो डाया। तो जब अनपेयर्ड कहीं भी हो सकता है तो एग्जामिनर भी ऑप्शन में कुछ भी डाल सकता है। मेरे सामने 4 ऑप्शन रख देगा, पूछे विशिष्ट पैरामैग्नेटिक, और उस ऑप्शन में कोई एटम भी हो सकता है, कोई आयन, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कुछ भी हो सकता है। और जब कुछ भी हो सकता है तो हम क्यों ना सबको चेक कर ले, सबको पहचान ले। तो हम सबके एग्जाम्पल बना के दिखा देते हैं एक एक करके, ठीक है? सबके एग्जाम्पल एक एक बना के दिखा देते हैं। इसके बाद जब ब्लॉक पढ़ेंगे तो इसी कंसेप्ट को ब्लॉक में अप्लाई करके सबका निकालते जाएंगे। फिर कंसेप्ट नहीं सुनाएंगे, हम सीधा आंसर निकालेंगे वहां पर। मतलब यहाँ हथियार पकड़ाएंगे और वहां चलाना सिखाएंगे ब्लॉक में। वैसे देखा जाए तो एनसीईआरटी के हिसाब से मेरा चैप्टर पूरा हो गया, प्यारी प्रॉपर्टी, लेकिन सारा कंसेप्ट इनऑर्गेनिक हम इसी में डाल दिए हैं ताकि इनऑर्गेनिक पढ़ते समय तुमको कुछ नया पढ़ना लगे, ये लगे कि हमको सर ने जो पहले सुना दिया था वो तो हमको अप्लाई करना था, अब तुम अप्लाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ध्यान से। तो हम सारे एग्जाम्पल बना के दिखा देते हैं, किसी एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, सबके एक एग्जाम्पल बना के दिखा देते हैं कि कैसे खोजना है पैरा। खोजना क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बस प्रेजेंस ऑफ, और कहीं भी अनपेयर्ड है तो पैरा, नहीं है तो डाया। और इसे याद रखना, ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये किसी भी सब्सटेंस के हर एटम की प्रॉपर्टी है,
हर एटम, मतलब कोई कंपाउंड तुमको दे दिया जाए, तुमको जैसे रख दिया K2Cr2O7 रख दिया, बताओ इसमें पोटेशियम भी है, क्रोमियम भी है, ऑक्सीजन भी है, तो हमको अनपेयर सब में चेक करना है। ये नहीं क्यों इसमें चेक करो इसमें नहीं, सब में चेक करना है, क्योंकि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो किसी भी सब्सटेंस के हर एटम की प्रॉपर्टी है, हर एटम की। मतलब किसी में भी अनपेयर है तो पूरा कंपाउंड पैरा हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल एटम, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल एटम। ये उस मैटर के इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी है। जैसे कोई एग्जाम्पल तुम्हारे हमने फेरस सल्फेट रख दिया ना, तो लोग क्या करते हैं, फेरस का चेक करते हैं, सल्फेट को छोड़ देते हैं। कैटायन को देखेंगे, एनायन को छोड़ देंगे, लेकिन हम कहेंगे तुम सबको देखो, कहीं भी अनपेयर दिख जाए तो बोलो पैरा, और कहीं भी अनपेयर ना मिले तो बोल दो डाया। तुमको हर एटम को चेक करना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हर मैटर के इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी है। अनपेयर कहीं भी हो सकता है, अनपेयर है तो पैरा, और नहीं है तो डाया। अब कैसे चेक करना हम करके दिखा देते हैं, 1 बाय 1 सारे एग्जाम्पल दिखा देते हैं। हाँ बोलो, समझ में आया? चलो देखा जाए, स्टार्ट करते हैं पहले किसी एटम से। हाँ, मेरे सामने रख दिया एल्कली मेटल, एल्कली मेटल में सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, कोई भी रख दिया। अब पूछा कि पैरा है कि डाया, तो हम क्या करेंगे, जिसकी बात करेगा उसका देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद करना, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। ये बात तुम लोग हम पहले सुना चुके हैं, और हमने आते ही सबसे पहले टेबल याद कराया और सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया। पहला लेक्चर, जिसका छूटा है वो नीचे जाकर देख लेना, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आंसर आएगा नहीं। हाँ देखो, जितने भी एल्कली मेटल है बता, सभी के वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, मतलब इसके वैलेंस शेल में 1 अम्पेयर है, तो इस 1 अम्पेयर की वजह से इसका नेचर हो जाएगा पैरा। एल्कली मेटल आर पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। लेकिन यदि इसको कैटायन के फॉर्म में ला दे तो कैटायन के फॉर्म में ला, जैसे ही प्लस में आएगा बता उसका 1 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद अंडर वर्शन फुलफिल हो जाएगी, कहीं अनपेयर्ड नहीं है, तो अब उसका नेचर क्या हो गया, डाया। तो एल्कली मेटल पूछे तो पैरा, और एल्कली मेटल कैटायन बोल दे तो डाया। जैसे सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होता है, सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो बता 1 अम्पेयर है, ये पैरा हुआ। लेकिन जब तुम कैटायन बना दोगे तो 1 लॉस हो गया। अब पता सारे एटॉम पेयर्ड हो गए ना, सब पेयर, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी सब पेयर है, कहीं अनपेयर है ही नहीं। तो कैटायन की जब बात करेंगे तो क्या होगा, डाया, और ये एटम की बात करेंगे तो बोलेंगे नोट करो, एल्कली मेटल कैटायन इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। एल्कली मेटल कैटायन इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, जितने भी एल्कली मेटल कैटायंस हैं ये सब डायमैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें अनपेयर है ही नहीं। सारे इलेक्ट्रॉन क्या होगा देखो, पेयर। अच्छा देखो, हम कैटायन का लिखवा रहे हैं, एटम का नहीं लिखवा रहे, जबकि है पैरा, लेकिन हम नहीं लिखवा रहे। क्यों नहीं लिखवा रहे? क्योंकि एल्कली मेटल नेचर में फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। पता है, एल्कली मेटल दे आर हाईली रिएक्टिव। इसको हमेशा पैराफिन केरोसिन के अंदर रखा जाता है, खुली हवा में, पानी में भी नहीं रखा जाता। पैराफिन केरोसिन में रखा जाता है, बिकॉज दे आर हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। ये क्या करेगा, फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। जहां एयर के संपर्क में आया नहीं, पानी के संपर्क में आया नहीं, फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन, मतलब नेचर में इस फॉर्म में, इस फॉर्म में तो है ही नहीं। हाँ, इस फॉर्म में मिलता तो पैरा होता, रहता इस फॉर्म में तो बताओ एल्कली मेटल क्या हो गए, डायमैग्नेटिक हो गए। बात क्लियर? अच्छा, हम बात करते हैं अर्थ मेटल की। अर्थ मेटल में देखो जितने भी है, मैग्नीशियम है, बेरिलियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, पेरियम है। हाँ, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो, NS, हाँ 2। तो बताओ ये पेयर है कि अनपेयर है? तो नेचर क्या हुआ? अच्छा, मतलब 2 लॉस कर दे तो तब भी डाया ही रहेगा,
मतलब अनपेयर्ड। बिल्कुल, cations of earth metal are diamagnetic in nature. Cations of earth metal is diamagnetic in nature. Cations of earth metal is diamagnetic in nature. हाँ, आगे चलो, डी ब्लॉक में आ जाओ। डी ब्लॉक में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन दे दिया मान लो, ठीक है। मान लो कहता है स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5। पता ये सब स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट है, नेचर में यही फॉर्म में पाए जाते हैं। क्रोमियम का स्टेबल क्या है? +3। मैग्नीज का स्टेबल क्या है? +2। आयरन का स्टेबल +3 बताया था हमने, जो कि नेचर में स्टेबल फॉर्म में पाए जाते हैं। हाँ बताओ इनका नेचर क्या होगा? स्कैंडियम का अभी छोड़ो, पहले बताओ स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d1,4s2। पता है डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट है ना। देखो डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जनरल होता है n-1d 1 to 10 ns 1 to 2 होता है, ठीक। अब तुमको 3d का याद करना है। 3d का मतलब इसका पीरियड क्या है? 3d का पीरियड है चौथा, फोर्थ, तो होता है n की जगह 4 हो जाएगा, n की जगह 4। यहाँ भी क्या होगा? 4 में से 1 घटाओगे तो 3। अच्छा बताओ डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट है ना, तो पहला है तो यहाँ d1 हो जाएगा, दूसरा है तो d2 हो जाएगा, तीसरा है तो d3, ऐसे बढ़ते चले जाओ। और s में 2 भरना ही भरना है तुमको, क्योंकि बिना s के भरे तुम d में भर ही नहीं सकते हो आबा के अनुसार, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 1 कब करेंगे? जब 1 तब करेंगे जैसे मान लो यहाँ d4 है, तो ऐसे केस में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए एक s उड़ करके d में चला जाएगा, तब यहाँ 1 हो जाएगा। बोलो कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो ना आराम से? अच्छा लिखा, तो बताओ स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन ये है कि नहीं? अच्छा इसमें +3 चार्ज दिखाने का मतलब 3 लॉस, तो 2 यहाँ से लॉस होगा, 1 यहाँ से लॉस होगा। बताओ उसके डी में कहीं अनपेयर दिख रहा है? अनपेयर है ही नहीं, तो नेचर हो गया डाया। अच्छा टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है एटम का, दूसरा एलिमेंट है डी ब्लॉक का 3d2,4s2, यह टाइटेनियम एटम का। हाँ लेकिन जब कैटायन के फॉर्म में मिल रहा है नेचर में तो 4 लॉस करो, 2 यहाँ से और 2, बताओ कहीं डी में अनपेयर है? तो ये भी डाया हुआ। बोलो हाँ इसका बताओ। हाँ वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d3,4s2। हाँ +5 मतलब 5 का लॉस, 2 यहाँ से लॉस, 3 यहाँ से लॉस, बताओ d0 हो गया, कोई अनपेयर नहीं है, नेचर क्या हुआ? डाया। इधर आ जाओ क्रोमियम का होता है 3d5,4s1। हाँ कितना है? +3, 3 लॉस करो, 1 यहाँ से और 2 यहाँ से, कितना बचा? 3d3। अब बताओ इसमें अनपेयर है? कितने अनपेयर है? तो इस अनपेयर की वजह से इसका नेचर हो गया पैरामैग्नेटिक हो गया। समझ में आया? हाँ इसका बताओ। हाँ मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d4s2 +2 है, 2 लॉस कर दो, बताओ 3d5, 5 अनपेयर है, ये भी हो गया पैरा, ये भी हो गया पैरा, ये डाया डाया डाया, ये क्या होगा? बोलो हाँ पैरा। क्यों? आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6,4s2 +3 है, 3 लॉस करोगे, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, मतलब 5 अनपेयर है, तो ये भी हो गया पैरा। तो कहने का मतलब कोई भी तुमको एटम या आयन दे, जो भी दे, तुम उसका कॉन्फ़िगरेशन बनाओ और देखो उसमें अनपेयर है तो पैरा, नहीं है तो डाया, बस खत्म। अच्छा फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन हाईली पैरा, मतलब अनपेयर है, 2 पे ऑप्शन में अनपेयर है, तो किसमें अनपेयर ज्यादा है? जिसमें अनपेयर ज्यादा होंगे उसकी पैरामेग्नेटिक प्रॉपर्टी नोट करो, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, greater the number of unpaired electron, greater will be paramagnetic behavior. Greater the number of unpaired electron, greater will be paramagnetic behavior.
ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, 4 पॉइंट दिए रहेंगे, पूछेगा विच इज हाईली पैरामेट्रिक, तो उसमें ये खोजेंगे किसमें अनपेयर ज्यादा है। अब देखो, अभी इसमें देखो, क्रोमियम के पास +3 में का 3 अनपेयर है, और मैग्नीज +2 के पास, मतलब इसकी पैरामेट्रिक प्रॉपर्टी ज्यादा हो गई, Mn+2 की ज्यादा है, क्रोमियम +3 की कम है, निकाल सकते हैं हम। अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछेगा मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ। ठीक है, हाई है तो हाई मूवमेंट्स को हम मेजर कैसे करें? किसी भी सब्सटेंस पे पैरामेट्रिक प्रॉपर्टी ज्यादा है तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को मेजर कैसे करेंगे? उसको हम मेजर करते हैं स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट से, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट से। और इसको निकालने का फॉर्मूला, सिंबल क्या, म्यू, इसको निकालने का फॉर्मूला √, n+2। तो जिसमें अनपेयर ज्यादा होगा उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, पैरामेट्रिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, उसका स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू भी क्या होगी, हाई हो जाएगी। और उसको निकालने का ही फॉर्मूला, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का ही फॉर्मूला। तो कोई सब्सटेंस कितना पैरामेट्रिक है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, और उसको निकालने का फॉर्मूला √n n+2। ये n क्या है, बोलो, नंबर ऑफ इन 3D ऑर्बिटल्स। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3D। क्योंकि ये फॉर्मूला केवल 3D में ही अप्लाई होगा, 4D 5D में नहीं। तो ये n की वैल्यू भी क्या हो गई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3D में ही है, 4D 5D के लिए नहीं। ये केवल 3D, सिलेबस हमारा 3D ही है, हम लोगों को तो 3D ही पढ़ना है, तो ये फॉर्मूला हमारे काम का हुआ है ना। हाँ, 3D में क्या, स्कैंडियम से लेके टाइटेनियम, वेरियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो ये फॉर्मूला 3D में लिख लो, दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल गुड फॉर 3D, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल गुड फॉर 3D मेटल। ये फॉर्मूला गुड एप्लीकेबल है केवल 3D मेटल के लिए, सबके लिए नहीं। तो मतलब मेरे सामने कोई मेटल आयन शो कर दे, अब पूछे इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे और उस पर अनपेयर गिन लेंगे, उस अनपेयर की वैल्यू को उसमें पुट कर देंगे, तो हमको उसका मैग्नेटिक मूवमेंट मिल जाएगा। उसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट, इसकी यूनिट होगी BM, बोहर मैग्नेटॉन। इसकी यूनिट होगी बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन, ये इसकी यूनिट है। जैसे मैग्नीज +2 में हमारा कॉन्फ़िगरेशन 3D 5 आ रहा, मतलब इसके D के अंदर 5 अनपेयर है, 5 अनपेयर, तो n की जगह क्या रखाएगा, 5। ठीक है, और यदि क्रोमियम +3 की बात करता है तो उसके D में कितने अनपेयर है, 3, तो n की जगह रखा जाएगा 3। बोलो, समझ में आया? और रख के हम सॉल्व कर लेंगे और जो वैल्यू आएगी रिपोर्ट कर देंगे। और यूनिट किसमें होगी, बोहर मैग्नेटॉन। लेकिन एक चीज सुन लो ध्यान से, एग्जाम के दिन समय की बचत करनी है हमको। क्या करनी है कि जितने भी अनपेयर तुमको दिखा रहा है, ठीक है, उसके आगे पॉइंट के बाद जो भी आंसर मार देगा। मतलब जैसे 3 अनपेयर दिखा तो 3 पॉइंट समथिंग होगा आंसर, यदि 5 अनपेयर आ तो 5 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। मतलब जितने भी अनपेयर आ रहे हैं उसके बाद पॉइंट के पीछे क्या लिखा है उस पर छोड़ दो, तुम टिक मार दो, बस आंसर आ जाएगा। तुम करना चाहो तो करके देख लो। यदि मान लो n की वैल्यू यहाँ 3 रख दे, मान लो हम 3 रखें, तो बताओ म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू की वैल्यू 3 + 2 कितना आएगा, हाँ √15 की वैल्यू आ जाएगी। बोलो, अच्छा √15 को सॉल्व करो, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा ये n की जगह 5 रख दिया जाए तो 5 दूनी 10, 5 हाँ 7 पूरे 35, √35 आ जाएगा।
ठीक है, n की जगह 5 रख दे तो ये √35 आ जाएगा, और √35 को सॉल्व करो तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब क्या है कि जितने भी अनपेयर्ड आ रहे हैं वही मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है, बस दशमलव के बाद कुछ और वैल्यू होगी, उस पर तुम ध्यान मत देना। तो ऐसा आता नहीं है, मेडिकल मिनट में तो नहीं आता, जेई में आता है, तो फिर वो करेंगे, उनके क्वेश्चन भी तो कम होते हैं जेई में। तुम्हारे क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं तो तुम्हारे में कैलकुलेशन नहीं रहेगा, तुम्हारे में 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग रहेगा, तो तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ बोलो, करना तो करके देख लेना, हम तो बता दिए कि समय बचाना हो तो पॉइंट पर ध्यान मत देना, जितने अनपेयर आ रहे हैं वही तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट भी है। हाँ बोलो, समझ में आया? अच्छा देखो, तुमको आयन दे दिया, अब मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, या ये भी हो सकता है कि आयन का मैग्नेटिक मोमेंट दे दे और चार्ज पूछ दे, उल्टा केस भी हो सकता है। समझ में आया? तो जैसे मान लो क्वेश्चन कैसे आएगा कि वेनेडियम का कोई कंपाउंड है, वेनेडियम का कोई कंपाउंड है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोहर मैग्नेटॉन है, तो बताइए इस कंपाउंड में वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो देखो नियम क्या बोलता है, पहले इसकी वैल्यू यहां पुट करो, सॉल्व करके एन के लिए निकालो, 3D में कितने अनपेयर है वो निकालो, फिर अनपेयर से तुमको इसका चार्ज मिल जाएगा। बोलो, कर सकते हैं ना? क्वेश्चन लिखो जरा, compounds of vanadium having magnetic moment compounds of vanadium having magnetic moment 1.73 Bohr magneton, compounds of vanadium having spin magnetic moment 1.73 Bohr magneton. What will be oxidation state of vanadium in this compound? What will be oxidation state of vanadium in this compound? ऑप्शन क्या है? +1, +2, +3, +4, +5। सोच लो। आंसर एक सही है, दो नहीं है, तो पूरी क्लास का एक आंसर आना चाहिए।